हेलो स्टूडेंट्स, फॉर्मूलेटर में आप लोग का स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने PYQ सीरीज का 2022 का यानी 2022 का मैक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट जो कि 5th सेम डबल ई में पूछा गया था एग्जाम 2022 का, जो 2023 में एग्जाम हुए थे इनका, वो क्वेश्चंस के PYQ को मैं लेके आया हूँ। ओके, इसमें दो सेक्शन पार्ट में हम देखेंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव पार्ट को देखेंगे जो आपके 10 रहते हैं, जिसमें 7 को डील करना रहता है। उसके बाद हम इसके सब्जेक्टिव पे देखेंगे किस तरह का क्वेश्चंस है, कैसे उसको डील किया जाए, उसके डेप्थ में जाके उसको समझेंगे। जिस तरह का भी क्वेश्चंस रहे, थ्योरेटिकल हो या ALP से रिलेटेड हो, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग उससे रिलेटेड हो, जिससे भी हो, जैसा भी होगा हम उस पे जाएंगे, उस पे उसको समझने का कोशिश करेंगे और आपको समझाने का भी कोशिश किया जाएगा। ओके, तो PYQ मैक्रो प्रोसेसर 5th सेम डबल ई पेपर कोड आपका है 100504। चलिए स्टार्ट करते हैं PYQ मैक्रो प्रोसेसर 2022 का। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का इससे पहले स्टार्ट करने से पहले और भी मेरा कंप्यूटर साइंस या और भी जो अदर ब्रांचेस से रिलेटेड हैं, डबल ई, ट्रिपल ई, EC, इन सब से जो रिलेटेड मैक्रो प्रोसेसर और मैक्रो कंट्रोलर भी एक है, उसका भी PYQ होगा। आप ये सब्जेक्ट जो है ये आप EC वालों के लिए, जिनका मैक्रो प्रोसेसर और मैक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट है, उनके लिए भी ये PYQ जरूरी है, और जो डबल ई के बच्चे हैं उनके लिए तो है ही। ओके, ऐसा नहीं है कि ये EC वाले नहीं देख सकते हैं या डबल ई ट्रिपल ई वाले नहीं दे सकते, क्योंकि मैक्रो प्रोसेसर और मैक्रो कंट्रोलर हो या मैक्रो प्रोसेसर हो, क्वेश्चंस आपको वेरी नहीं करेगा। क्वेश्चंस हो सकता है कि सेम आ जाए, और हुआ भी है, आया भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे 5-6 ऑब्जेक्टिव तो होते हैं कि सेम ही आ जाते हैं। ओके, तो इसलिए जो भी EC वाले हो, डबल ई, ट्रिपल ई या डबल ई वाले बच्चे हो, आप इस PYQ को देख सकते हैं या इस PYQ को भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा PYQ सीरीज मैक्रो प्रोसेसर 5th सेम डबल ई पेपर कोड 100504 का। ओके, कुछ आप हमारा ऐप तो जरूर डाउनलोड करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि हम हर एक सब्जेक्ट का हमारा जो ऐप है उस पे अपलोड रहता है, और हर एक सब्जेक्ट और हर एक ईयर का जो भी PYQ सीरीज होगा वो हम आप लोग के सामने लेके आते हैं। ठीक है, तो इसलिए शेयर किया जाए हमारा ऐप को। ईच एंड एवरीथिंग एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। हमारा ऐप जो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहां से आप डाउनलोड करें, और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको सेमेस्टर हो या कंपटीशन से रिलेटेड हो, सारे चीज आपको वहां पे मिलेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं, डाउनलोड करें, बहुत सारा फैसिलिटीज भी है। आप जाएं, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन मैक्रो प्रोसेसर 5th सेम डबल ई का। ओके, तो क्वेश्चंस जो आपको रहेगा वो 10 ऑब्जेक्टिव रहता है, जो आपको पता ही होगा। जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या उनसे रिलेटेड जो भी इनसे जानते हैं, तो आपको इसका पैटर्न ऑलरेडी पता होगा। अगर 5th सेम वाले बच्चे हैं तो पीछे 4 सेम आप दे के आए हैं, तो आपको पता होगा कि टोटल 10 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें 7 को डील करना है। ऑब्वियस बात है। ओके, तो 10 में से 7 आपको बनाना है, लेकिन हम आपको 10 पे ही आपको टोटल 10 पे डील करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? How many flags does 80 sorry, how many flag does 8085 microprocessor has? 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कितने फ्लैग होते हैं? ओके, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आप इसे याद क्योंकि अगर क्वेश्चंस अगर इसे हम लॉन्ग में भी देखें कि डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग, तो आपको याद होगा कि आप 5 फ्लैग को आप डील कर दो, बस हो गया कि टोटल 5 फ्लैग होते हैं, जिसमें आपका जो साइन फ्लैग है, जीरो फ्लैग, एक्सिलरी फ्लैग, कैरी फ्लैग एंड प्रायोरिटी फ्लैग। ठीक है,
तो ये भी आपका यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 4 फ्लैग होते हैं, जिसमें आपका जिसका ऑप्शंस होगा ये आप 5 नंबर यानी ऑप्शन 2 को लेके जा सकते हैं। लेकिन एक यहाँ फ्लैग का काम क्या है? ओके, फ्लैग क्या, मैक्रो प्रोसेसर क्या यूज करता है उसको? फ्लैग एक तरह से आप समझे तो रजिस्टर्स का एक टेम्पररी पार्ट होता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि 8085 मैक्रो प्रोसेसर फ्लैग रजिस्टर्स इज एन 8-bit रजिस्टर। इट कंटेन 3 don't care combinations and 5 active flag. The flag register provide a limited set of status information. The flag in the flag register are set to clear automatically by the processor and can be directly. फ्लैग का काम है एक टेम्पररी वर्क करना, ठीक है। मान लीजिए कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक या फिर कोई एक प्रोसेस हम वहां पे लेके चलते हैं, ठीक है, जिसमें एक हम टेम्पररी वैल्यू लेके फ्लैग में डाल दिए कि 10। ओके, ये फ्लैग हम डालें, ये चला गया, अब यानी रजिस्टर स्टोर हो गया, कहीं ना कहीं तो स्पेस मिलेगा ना, वो स्टोर हो गया। हम जब एक प्रोग्राम करते हैं उसमें हम फ्लैग लेते हैं ना एक टेम्पररी स्टोरेज के लिए, जब उसका काम हो जाए या फिर रन टाइम में अगर वैल्यू चेंज होते हैं तो वो भी वहां पे फ्लैग काम आता है। तो ये फ्लैग हमने 10 यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इसका काम तब तक कब तक रहेगा, जब तक कि प्रोसेस पूरा कंप्लीट ना हो जाए। यहाँ क्या है, automatically by the processor and cannot be directly manipulated by the programmer। डायरेक्ट में ऑटोमेटिक करेगा, ठीक है। प्रोसेसर क्या करता है, उसको ऑटोमेटिक ही उसको रिलीज कर देता है। क्योंकि जब इसका फ्लैग का काम होता है कि टेम्पररी हम होल्ड करके या तुम तब तक रखो मैं आता हूं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको रियल लाइफ से दूं कि आपको कहीं किसी जगह जाना है और आप वो सामान किसी को दे देते हो कि तत्काल आप यहाँ रखो मैं आता हूँ, यानी आपने जो सामान उस पर्सन को दिया वो क्या हुआ, वो फ्लैग हो गया। ओके, और आपने गए, आप काम करके आए, फिर वो सामान ले लिए। लेकिन यहाँ पे आपने क्या, आप गए उस काम को, प्रोसेस को कंप्लीट किए, तब तक वो जो आपका टेम्पररी सामान होल्ड करके रखा है वो बंदा फ्लैग हुआ। ओके, तो टेम्पररी वैल्यू के स्टोरेज के लिए फ्लैग हमें रजिस्टर्स पे जरूरत पड़ता है। ओके, तो इसलिए हाउ मेनी फ्लैग डज 8085 मैक्रो प्रोसेसर हैज 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस चलिए देखते हैं। टोटल बिट एड्रेसेबल, आप इस क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एड्रेसेबल है, एड्रेस नहीं है। टोटल बिट एड्रेसेबल एरिया इन रैम 8085 मैक्रो कंट्रोलर, 8085 मैक्रो कंट्रोलर, ये रैम जो पार्ट ये रैम रहता है उसमें टोटल बिट एड्रेसेबल एरिया कितना हमें यूज के लिए रहता है, एड्रेसेबल एरिया, ठीक है, जहां पे हम कोई काम अपना देख सकें, एड्रेस नहीं। अगर टोटल एड्रेस होता तो वो यहाँ पे अलग बीट काम आ जाता, अलग इसका आंसर होता। लेकिन यहाँ पे एड्रेसेबल दे रहा है, इसलिए यहाँ पे 16 बाइट का ऑप्शन यहाँ पे ये सही रहेगा। अगर वहां पे टोटल एड्रेस होता, ओके, टोटल एड्रेस का पार्ट होता तो हम वहां पे कह सकते थे कि ये हमारा 128 बाइट्स भी जा सकता था या फिर और रेंज बढ़ सकता था। लेकिन एड्रेसेबल है तो टोटल बिट एड्रेसेबल एरिया इन द रैम of 8051 microcontroller is 128 byte. This means that each bit of this 128 byte of RAM can be directly addressed and manipulated. 8051 in a 8-bit microcontroller built with 40 pin 8051 internal RAM 128 रहता है, यानी 8051 में जो रैम का है वो टोटल 128 बाइट का रैम रहता है। एंड रोम 4K of the 128 byte internal RAM only 16 bytes are bit addressable। जो 128 बाइट का जो रैम 8051 मैक्रो कंट्रोलर में रहता है उसमें जो बाइट एड्रेसेबल रहेगा, जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो हमारा रहता है ओनली 16 बिट। ओके, अगर यहाँ पे टोटल बिट एड्रेस रहता, यहाँ जैसे यहाँ पे 805 माइक्रो कितना है एड्रेसेबल एरिया टोटल बिट रैम पे
तो वो टोटल एड्रेस होता 128। मतलब टोटल साइज कितना रहता है 8051 मैक्रो कंट्रोलर का, वो रहता 128। लेकिन यहाँ पे टोटल बीट एड्रेसेबल है इसलिए 16 बाइट होगा। इसलिए क्वेश्चंस को यहाँ पे दे दें, ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चंस को हम रिपीट मान सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर 16 बाइट होगा। ओके, विच आउटपुट कंट्रोल सिग्नल, विच आउटपुट कंट्रोल सिग्नल is activated after every 6 oscillator period while fetching the external program memory and almost remain high during internal program execution. Which output control signal, कौन सा आउटपुट कंट्रोल सिग्नल है जो एवरी 6 ऑक्सीलेटर पीरियड पे एक्टिव होता है। एवरी 6 ऑक्सीलेटर पीरियड यानी डेटा हमारा प्रोसेसिंग जो जा रहा है वो एवरी 6 ऑक्सीलेटर पीरियड पे हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। फेचिंग द एक्सटर्नल प्रोग्राम, एक्टिव क्यों होता है, एक्सटर्नल प्रोग्राम को फेच करने के लिए, ठीक है। कोई मान लो दूसरा एक अलग कोई हार्डवेयर लगा मैं सिस्टम में, ठीक है, मान लो हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, कुछ देर के बाद हम अलग से एक प्रोग्राम को रन करा दिए या अलग एक कोई हार्डवेयर हमने अटैच कर दिया या कुछ भी मैंने एक इंसिडेंट किया वहां पे, तो वो क्या करता है, वो हर एक 6 ऑक्सीलेटर पीरियड के बाद वो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो एक्टिव होता है, तो उसमें प्रोग्राम स्टोर इनेबल, जहां पे टोटल प्रोग्राम स्टोरिंग का प्रोसेसिंग के लिए रहता है, जो काम करता है वो PSEN है, PSEN बोलते हैं जिसे, प्रोग्रामर स्टोर, प्रोग्राम स्टोर इनेबल। The output control signal you are referring to PSN, program store enable, in the 8051 microcontroller. The PSEN signal is activated after every 6 oscillator period while fetching the external program memory. ठीक है, हर एक 6 पीरियड पे क्या होता है, वो एक्टिव होता है। काम क्या है सिर्फ इसका कि कोई भी अगर बीच में प्रोग्राम हमारा आया या कोई हम कनेक्ट किया किसी चीज से, कोई भी हार्डवेयर को हमने उसे फेच किया, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो एक्टिव होता है उस केस में, और उसे हमें बताता है कि ये कनेक्ट हुआ है या फिर हम उसके अनुसार उसका प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो PSEN का काम रहता है प्रोग्राम स्टोर इनेबल का वर्क करना। ओके, ये वाला काम। ऑप्शन नंबर 2। ओके, what can be the oscillator period for the multiplication operation of A and B in accordance to 16-bit product, especially in BA registers? BA registers में, ठीक है, which can be oscillator period of the multiplication operation of A and B, यानी A and B accordance to 16-bit product, 16-bit product हमारा है, उसमें जो स्पेशली प्रोडक्ट BA रजिस्टर्स पे कौन सा होगा। देखिए इसमें दो बातें यहाँ पे हैं, दो ऑप्शंस आप इसे लेके चल सकते हो। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जो सही है, ठीक है, एक 12 भी और एक 48 भी, ठीक है। 48 कब होगा कि जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीलेटर पीरियड। अब कितना ऑक्सीलेटर पीरियड होगा, हो सकता है कि हमारा 3 ऑक्सीलेटर पीरियड हो या 4 हो या उससे ज्यादा हो, या जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था 6 ऑक्सीलेटर पीरियड पे कोई एक्टिव होता है, यानी जो प्रोसेसिंग है हमारा जा रहा है, सीधा जा रहा है, फिर एक्टिव हो रहा है, डेटा रीड कर रहा है, डेटा राइट कर रहा है, उससे केस में हमारा जो मल्टीप्लिकेशन लेवल है या फिर रजिस्टर्स पे डेटा का जो स्टोरिंग्स होता है, ठीक है, मान लो ये हमारा रजिस्टर्स है, इस पे जो डेटा का स्टोरिंग है, और मान लो अगर B इंटू A हम कर रहे हैं, ओके, तो ये क्या 48 ब्लॉक का हमारा बनेगा या 12 ब्लॉक का बनेगा, ये हमारे डेटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसका क्या मल्टीप्लाई हम करेंगे, 16 बिट है प्रोडक्ट है, तो 16 बिट प्रोडक्ट को हम अगर ऑक्सीलेटर 3 माने, ठीक है,
76 का 18 और 1 एंड 4, यानी यहाँ पे ये 48 आ रहा है, ये मानने पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसलिए क्वेश्चंस पे आप 12 लेके, अगर ऐसा तो नहीं होगा कि दो ऑप्शन सही देगा, लेकिन आप 48 पे भी चल जा सकते हो, 12 पे भी जा सकते हो। ओके, इसलिए क्वेश्चंस में यहाँ पे डॉट दिया गया है, यहाँ पे कंफ्यूजन है। JNC स्टैंड्स फॉर जंप इफ नो कैरी, जंप कैरी 0 अगर हमारा रहेगा तो जंप इफ नो कैरी JNC रहता है। JNC का जो फुल फॉर्म है वो जंप इफ नो कैरी है, लेकिन उस कैरी का मतलब क्या होगा, वो वहां पे कैरी का मतलब 0 होता है। जब 0 होगा तो जंप इफ नो कैरी, कैरी को लेना है, जंप आप कर जाइए, ठीक है। JNC can stand for jump if no carry. It is a instruction in assembly programming. किसके लिए होता है, ALP के लिए होता है, assembly language programming के लिए। Jump to address if the carry flag is not set. ठीक है, अगर वो हमें सेट नहीं, मैच नहीं कर रहा है और वो हम क्या करें, उसको हम जंप करा। मान लो जंप का अगर आप देखें तो गो टू लेवल, आप सी अगर पढ़े हो तो गो टू लेवल करके एक आता है ऑपरेशंस जो हम करते हैं, और उस पे एक लेवल अगर हम सेट करते हैं, मान लो ये ABC हमने लेवल से दिया और ये कोलन साइन है, यहाँ पे मैं सही कर दूं, गो टू हम ABC लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब इस पॉइंटर पे आएगा तो ये यहाँ से जंप करके ये इस जगह पे पहुंच जाएगा, फिर इसके अंदर जो वर्क होगा फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। एक तरह से ये लूप का भी काम करता है, ठीक है। लेकिन ALP में भी काम हुआ क्या कि अगर कोई चीज मैच नहीं किया, जंप इफ नो कैरी, जंप सिवा अगर कैरी 0 है तो आप जंप कर जाइए, फिर वहां से वो प्रोसेस फिर स्टार्ट कीजिए। यानी जंप अगर नीचे हमारा प्रोसेस यहाँ आ गया है और यहाँ पे चेक हो रहा है कि अगर वो 0 है या नहीं है, कैरी अगर 0 आया है तो 0 आया तो फिर से आप यहाँ जंप कर जाएंगे, फिर ऊपर से वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा। ये होता है JNC हमेशा यूज ALP प्रोग्रामिंग के लिए होता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए। ओके, पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड टू, ठीक है, सेंड द डेटा टू द स्टैक एंड कॉपी द डेटा फ्रॉम द स्टैक। ओके, पहले क्या करेगा, स्टैक पे डेटा को सेंड करेगा, एंड पॉप क्या करता है, वहां से डेटा को रिट्रीव करता है। ओके, कॉपी कर रहा है यानी वहां से वो हटाता है उसके बाद, ठीक है। तो ये हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। इस पे आप डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक ऑपरेशन को पढ़ेंगे तो आप वहां पे जानेंगे। Which among the single operand instruction, which among the single operand instruction complement the accumulator without affecting any of the flag, ठीक है। विच एमंग द सिग्नल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन, कौन सा ऐसा ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है सिग्नल्स के लिए जो कंप्लीमेंट द एक्यूमुलेटर विदाउट अफेक्टिंग द एनी ऑफ द फ्लैग, एक्यूमुलेटर में बिना किसी फ्लैग को इफेक्ट किए वो कौन सा ऐसा सिग्नल है जो कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो उसके लिए CPL ही है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे CPL इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट द एक्यूमुलेटर विदाउट अफेक्टिंग एनी फ्लैग, CPL ही एक कॉम्प्लीमेंट ही, इसलिए उसका नाम CPL पड़ा है। तो कॉम्प्लीमेंट जो CPL है वही इसका सही ऑप्शन होगा, थर्ड, जो कि एक्यूमुलेटर को वर्क करने में कॉम्प्लीमेंट देता है, यानी उसमें फ्लैग डिस्टर्ब नहीं होने देता है। ओके, एब्रिविएशन ऑफ ALE का फुल फॉर्म पूछ रहा है, एड्रेस लैच इनेबल। Okay, ALE stands for address latch enable. Okay, the system program used to translate directly can assembly language to machine language is called assembler. अब यहाँ पे देखिए 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, आपको पता होगा 3 टाइप्स ट्रांसलेटर। फर्स्ट है कंपाइलर, सेकंड है इंटरप्रेटर, एंड थर्ड हमारा है असेंबलर।
ओके, ये तीन हमारा ट्रांसलेटर यूज होता है हमारे प्रोग्रामिंग सिस्टम में। एएलपी प्रोग्रामिंग के लिए, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए हम ये असेंबलर का यूज करते हैं। बाकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग के लिए हमारा ये दो जो ट्रांसलेटर है, ये एंड ये हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग के लिए होता है। ओके, हाई लेवल प्रोग्राम एंड ये जो है हमारा ALP के लिए होता है, यानी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द सिस्टम प्रोग्राम यूज टू ट्रांसलेट डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज से मशीन में उसको कन्वर्ट करना, मशीन लैंग्वेज में, तो कौन सा काम है? चूंकि असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज में कोड किया गया है, मैनुमैनिक वर्ड यूज किए गए हैं। जैसे अभी जंप आपने पढ़ा ना, जंप, तो JNC क्या है? वो मैनुमैनिक वर्ड है, वो ALP के लिए यूज होता है। तो ALP उस जंप को, JNC को समझने के लिए वो कौन सा ट्रांसलेटर होगा? तो उसके लिए असेंबलर यूज होता है। तो असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब क्यों जरूरत पड़ा मशीन लैंग्वेज में? क्योंकि हमें पता है कि सिस्टम को ABCD नहीं पता, चूंकि JNC भी है, क्या है वो? अल्फाबेट है, JN और C। तो J को सिस्टम नहीं जानता, N को सिस्टम नहीं जानता, C को भी सिस्टम नहीं जानता, तो उसे जानेगा कौन? तो वो जानेगा मशीन कोड में जब वो कन्वर्ट होगा तब, यानी वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, फिर वो मशीन में अपना काम करके फिर सिस्टम को पता चलता है कि वो यूजर ने ये काम किया। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर होता है। हाई लेवल में अगर हम कोई काम करते हैं, जैसे कि हम सी का प्रोग्राम करते हैं, सी में हमने कोई प्रोग्राम किया, तो वो कंपाइलर यूज होता है उसमें। और अगर हम कोई जावा का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों यूज होता है उसमें। VB.NET करते हैं तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों काम करता है। ओके, तो ये हमारे ट्रांसलेटर होते हैं जो लैंग्वेज को आपके अनुसार उसको ट्रांसलेट करने में हमें मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं भी ये कन्वर्जन को देख सकते हैं। जैसे आप फॉरेन जाते हो और अगर आप उस वहां के लैंग्वेज को नहीं समझते, तो उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए या फिर उस चीज को समझने के लिए आपके पास क्या डिवाइस रहता है? तो वो ट्रांसलेटर होता है। तो ट्रांसलेटर से हम क्या करते हैं? वहां के लैंग्वेजेस को अपने लैंग्वेज के अनुसार में ट्रांसलेट करके उसे समझा जाता है। वहां पे ऑप्शंस रहते हैं, आप इसे हिंदी में सुनना चाहते हैं, इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, या जिसमें जिस भी ऑप्शन में आप उसे सिलेक्ट करेंगे, उससे ट्रांसलेट करके वो आपको सुनाएगा। तो उसी तरह सिस्टम को भी ये पता है, और आपको भी पता है कि कंप्यूटर सिस्टम की वो हाई लेवल टेक्निक नहीं जानता, वो लो लेवल टेक्निक को जानता है। और आज भी जितने भी कंप्यूटर आज के जमाने में एडवांस हो गए हो, AI का टेक्निक आ गया हो, लेकिन उसे ABCD आज भी नहीं पता। उसे क्या पता है? तो ओनली फॉर मशीन लैंग्वेज, ओनली फॉर बाइनरी डाटा, ओनली फॉर 0 and 1। ओके, ठीक है, बात समझे? तो इसलिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो असेंबली को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर, हाई लेवल को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। और मैं दो चीज बता दूं, कंपाइलर एक बार में सारे डेटा को रीड करके आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। इंटरप्रेटर वन वन वो रीड करता है। ओके, इंटरप्रेटर क्या करता है? ये 1/1 यानी एक लाइन को रीड करेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा। अगर उसमें कोई एरर आया, नहीं आया तो आगे बढ़ जाएगा, अगर आया तो वो वहीं रुक जाएगा। और कंपाइलर क्या करता है? हमारे सारे प्रोग्राम को एक बार में रीड करके दे देता है। और अगर कहीं पे एरर है तो आपको बताएगा, नहीं एरर है तो प्रेस एनी की टू सक्सेस टू रन द प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम को रन कराने के लिए आगे कहेगा। तो ये प्रोसेस है इस अपने ये 1 का J। हाउ मेनी इंटरप्ट सिग्नल एग्जिस्ट इन 8085? 8085 में इंटरप्ट सिग्नल्स कितने होते हैं? तो टोटल 5 है। TRAP, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और इंटरप्ट। ओके, तो टोटल 5 हमारा रहता है इंटरप्ट सिग्नल 8085 मैक्रो
प्रोसेसर में। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन था मैक्रो प्रोसेसर 5th सेम डबल ई का। तो ऑब्जेक्टिव को आप यहाँ पे देखें कि नॉर्मल सा ऑब्जेक्टिव है, बहुत हार्ड ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया है, तो इसे आप जान सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो इसमें हैं जो इम्पोर्टेंट अगर हम माने तो आप ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब जो विच अमंग द सिग्नल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस कंप्लीमेंट द एक्यूमुलेटर, ये भी आप क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये आप इसे इम्पोर्टेंट के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, पुश एंड पॉप जेएनसी ये भी नॉर्मल सा है। ये क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े हैं इसमें डॉट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ओके, पीएसएन इसके बारे में भी ये भी आप क्वेश्चंस को अच्छे मान सकते हो। तो माइक्रो प्रोसेसर 5th सेम डबल ई का ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन था। अब हम इसके पार्ट बी में लॉन्ग वाले क्वेश्चंस पे नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा। और जैसे भी हो टोटल 9 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। उसमें सेक्शन बटा रहता है, मतलब वो 2 का ए 2 का बी, इस तरह से आराम से धीरे धीरे आप तक मैं लेके आऊंगा, अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को समझाते हुए। चाहे जितने भी बार में वीडियो बने वो मैं हर एक क्वेश्चंस पे अच्छे डिस्कस, अच्छा टाइम देके वो मैं आपको डील करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस नेट इसके पार्ट बी में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें।